नमस्कार दोस्तों। आज से मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं एक लेक्चर सीरीज जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शंस। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहे से वो बच्चा एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे वो जेई मेन जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे नीट के लिए कर रहा हो, चाहे स्कूल के सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए कर रहा हो, सब जगह इससे आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसमें डाउट्स रहते हैं, चाहे वो बैलेंसिंग को लेकर के हो, चाहे वो एन फैक्टर निकालना हो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का, या फिर आपके पास रेडॉक्स टाइट्रेशन के क्वेश्चन हो। मैक्सिमम बच्चों के डाउट्स रहते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि एक ऐसा टॉपिक जिसमें सभी बच्चों के डाउट रहते हैं, उससे मैं अपनी पहली लेक्चर सीरीज की शुरुआत करता हूं। अब ये लेक्चर सीरीज है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने दो चीजों का बड़ा ध्यान रखा है। पहली चीज, मैं इसमें जीरो लेवल से स्टार्ट करने वाला हूं, यानी कि आपके पास 9th-10th का बच्चा हो जो एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, या 11th-12th का बच्चा हो जो आईआईटी और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, सबको ये समझ में आने वाला है क्योंकि जीरो से इसकी शुरुआत होगी। दूसरी चीज, मैं इसको बहुत ही इंटरेक्टिव बनाने वाला हूं क्योंकि हर एक लेक्चर के एंड में मैं आपको एक डीबीपी दूंगा। उस डीबीपी को आप जब सोल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि क्या जो हमने लेक्चर में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं या नहीं। हर एक नेक्स्ट लेक्चर में मैं पिछली डीबीपी को डिस्कस करूंगा ताकि जो भी आपके डाउट हो वो साथ के साथ सॉल्व होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश यही रहेगी कि जो लेक्चर सीरीज है इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बना के मैं चलूं, आपको इससे मैक्सिमम फायदा हो, आप लोगों को भी अपनी तरफ से इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन दिखाना है। तो चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर तरुण यादव। तो स्टूडेंट्स, रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले हम उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उसको पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है रिडक्शन और दूसरा है ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को अगर सिंपल लैंग्वेज में डिस्क्राइब करें तो किसी भी कंपाउंड से अगर आप ऑक्सीजन रिमूव करें या उसमें हाइड्रोजन ऐड करें तो उसको आप बोलेंगे रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन इसका एकदम रिवर्स, अगर आप किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड करें या उससे हाइड्रोजन रिमूव करें तो वो आपके पास हो जाता है ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, जितनी भी कंबस्टन की रिएक्शंस हैं वो सारी रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं मीथेन का कंबस्टन करता हूं तो मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। अब जरा मीथेन पे गौर कीजिए, मीथेन कन्वर्ट हो रहा है CO2 में। मीथेन में कार्बन के पास पहले हाइड्रोजन थे, CO2 में जब कन्वर्ट हुआ तो हाइड्रोजन उससे रिमूव हो गए, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो गया है, यानी कि ये हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन। दूसरी तरफ अगर आप O2 को देखें, ऑक्सीजन को, तो उसके अंदर जब वो वाटर में कन्वर्ट हुआ है तो हाइड्रोजन ऐड हुआ है, तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या होता है? रिडक्शन। यानी कि O2 रिड्यूस हो गया H2O में और CH4 मीथेन जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया CO2। बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ये बहुत ही लिमिटेड केसेस में अप्लाई होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक रिएक्शन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो। जैसे कि हम एक रिएक्शन लेते हैं, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स NaCl। अब भैया ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन यहां ना तो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ना ऑक्सीजन, तो फिर कैसे बताएं भैया किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन? तो ऐसे केसेस में हम एक जेनरिक अप्रोच है ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, वो लगाते हैं। और ये जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन देगा वो होगा ऑक्सीडाइज और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो होगा रिड्यूस। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन की रिएक्शन में सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और सोडियम आयन बनाता है, यानी कि सोडियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एक्सेप्ट करता है और क्लोराइड आयन बनाता है,
यानी क्लोरीन का यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। तो जब हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है तो ये जेनरिक हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है ये काम में आता है कि भैया जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन लूज किए ऑक्सीडाइज हुआ, जिस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो रिड्यूस हुआ। इलेक्ट्रॉन के अलावा एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट है जिससे हम बता सकते हैं कि ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन, और वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर वाले मेथड से भी ज्यादा जेनरिक मेथड है। जैसे मान लीजिए मैं जो सबसे पहली इक्वेशन मैंने ली थी कि CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O, उस रिएक्शन पे वापस जाता हूं। अब यहां पे ये बताना बहुत मुश्किल है कि कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। NaCl वाली रिएक्शन थी, उसमें आयनिक कंपाउंड बन रहा था। आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन जब होती है तो हम बड़ी इजीली ये बता सकते हैं कि किसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, किसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो यहां पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ऑक्सीडेशन नंबर का। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इसको मैं बस 2 मिनट के बाद बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं बता देता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर से हम रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का पता कैसे लगाएंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो हम बोलेंगे उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो हम बोलेंगे भैया उसका रिडक्शन हो गया। जी हाँ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन इज ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज रिडक्शन। सीधी सी कहानी है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर घट गया तो रिडक्शन। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। जी हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं। तो कुछ रूल्स मैं आपको बताने वाला हूं, बस आप उनको ध्यान से सुनिए और आपके लिए एक चुटकी बजाने वाला काम हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। सबसे पहला रूल, अगर कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, अगर किसी दूसरे टाइप के एलिमेंट के साथ उसने कोई कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं की है, वो अकेला है, आइसोलेटेड है, या खुद के साथ ही उसने बॉन्ड बना रखा है, तो फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होगा। जैसे कि सोडियम मेटल ले लीजिए, सोडियम मेटल में सोडियम है, किसी दूसरे के साथ कंबाइन नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन गैस ले लीजिए, इसमें क्लोरीन खुद के साथ ही कंबाइन है, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। ब्रोमीन लिक्विड, ब्रोमीन आपस में कंबाइन है, ब्रोमीन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं है, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जीनोन के तो एटम्स ही होते हैं, वो तो मॉलिक्यूल भी नहीं बनाते हैं, तो आइसोलेटेड एटम्स हैं जीनोन के अंदर, ऑक्सीजन नंबर जीनोन का 0 होगा। अब इसके बाद आते हैं हम रूल नंबर 2 के ऊपर। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो या तो वो बनाएगा आयनिक कंपाउंड या बनाएगा कोवलेंट। तो रूल 2 जो है वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए है, जैसे NaCl, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, इसमें जो चार्ज होगा आयन के ऊपर वो ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे NaCl में सोडियम पे +1 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, क्लोरीन के ऊपर -1 है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नंबर जो है एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट ने दिए हैं या लिए हैं वही होता है। तो सोडियम जब सोडियम का कैटायन बनाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज आएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन भी वो 1 ही लूज कर रहा है, इसलिए उसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो गया? +1। क्लोरीन जो है एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन बनाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 1, इसलिए उसके ऊपर चार्ज -1 है और उसका ऑक्सीजन नंबर भी कितना है? -1। तो आयनिक कंपाउंड में एलिमेंट के ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। प्लस चार्ज है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब कैल्शियम क्लोराइड के ऊपर आइए, कैल्शियम 2 पॉजिटिव कैटायन बना रहा है तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? +2। क्लोराइड पे कितना होगा? -1। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि CaCl2 2 क्लोराइड हैं तो भैया -1 -1 -2 कर दो, नहीं, गलत। आपको ऑक्सीडेशन नंबर जब बताना है तो एलिमेंट पे बताना है, वो कितने हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां क्लोरीन का आपको ऑक्सीडेशन नंबर बताना है तो क्लोरीन
इज इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन, और क्लोराइड आयन के ऊपर कितना चार्ज है? -1। वो 2 है, 3 है, 5 है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो क्लोरीन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है? -1। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट कर लेना है। अल्कली मेटल्स ज्यादातर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं और उनके ऊपर जो चार्ज होता है वो +1 होता है, यानी कि अल्कली मेटल जहां भी आ जाएं वो जब भी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन है तो आपको उनका ऑक्सीडेशन नंबर आंख मीच कर +1 लिख देना है। ऐसे ही अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो +2 कैटायन बनाते हैं, तो उनका भी ऑक्सीडेशन नंबर आंख मीच के आपको +2 लिख देना है। लेकिन जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, इनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है, क्योंकि ये वेरिएबल कैटायन बनाते हैं। जैसे कि आयरन जो है वो +2 भी बनाता है और +3 भी बनाता है, तो कहीं पे आयरन का ऑक्सीजन नंबर +2 भी मिलेगा, +3 भी मिलेगा। और एक दो ऐसे भी एग्जांपल हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जहां आयरन का +1 भी है। ऐसे ही दूसरे जो डी ब्लॉक के मेटल्स हैं उनके बारे में हम श्योरली नहीं बोल सकते। +1 से लेकर +7 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है। तो आप सिर्फ और सिर्फ अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में श्योर हैं कि उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 है, डी ब्लॉक के बारे में श्योर नहीं। स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे जो कि सबसे मुश्किल पार्ट है कि अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, कोवलेंट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो उसमें कैसे बताएंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर क्या क्या हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं वाटर में एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन से वो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हाइड्रोजन पे क्या है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीजन पे क्या है, तो क्योंकि यहाँ पे आयंस नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हम यहाँ पे देखिए एक अजम्पशन लेके चलेंगे जिसकी मदद से हम लोग यहाँ ऑक्सीजन नंबर निकाल पाएंगे। और वो अजम्पशन क्या है कि अगर ये मॉलिक्यूल आयनिक होता तो क्या क्या चार्ज आते हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे, जो चार्ज आते वही हम लोग इनके बोल देंगे ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे कि आपके पास H2O में अगर मैं O और H का बॉन्ड तोड़ूं तो बहुत कॉमन सी बात है, H पे आएगा +1 और O पे आएगा -1। ऐसे दूसरा बॉन्ड तोड़े आप O और H का तो फिर से H पे +1 आएगा, O पे आएगा -1। तो दोनों हाइड्रोजन जो हैं उनके ऊपर +1 चार्ज आ गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर उनका +1 है। ऑक्सीजन के ऊपर -1 -2 यानी कि -2 चार्ज आ गया, यानी कि उसका ऑक्सीजन नंबर कितना है? -2। अब ये बॉन्ड जब तोड़ रहे हैं तो चार्जेस कैसे आ रहे हैं, थोड़ा इनको भी डिस्कस कर लें हम लोग, क्योंकि आगे चल के शायद इसमें आपको प्रॉब्लम आए कि बॉन्ड तोड़ते वक्त किस पे पॉजिटिव आएगा किस पे नेगेटिव आएगा। तो देखिए ये चीज डिसाइड होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अगर आपको नहीं पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है तो भैया जब भी आपके पास एक कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो एकदम मिडल में नहीं होते हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ खिसके होते हैं। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दोनों इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड पेयर के अपने साथ लेके जाएगा, तो उस पे हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे पॉजिटिव आएगा। जैसे O और H के बीच में O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड H इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो आपके पास जब बॉन्ड टूटेगा O और H का तो O पे आएगा नेगेटिव और H पे आएगा पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये कुछ 4-5 एलिमेंट की मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको नहीं पता है तो, क्योंकि ये हमारे पास बार बार आगे प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो उसमें यूज होने वाला। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए होता है पोलिंग स्केल, और पोलिंग स्केल के ऊपर मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई है फ्लोरीन को, जो कि वैल्यू है 4.0। उसके बाद आता है ऑक्सीजन 3.5, फिर नाइट्रोजन एंड क्लोरीन 3.0, फिर आपके पास कार्बन, फिर हाइड्रोजन 2.1, और जो अल्कली मेटल्स या जितने भी मेटल्स हैं लगभग उनकी जो आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1 से कम होती है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जैसे कि मैं HF लेता हूं, HF के मॉलिक्यूल में हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर।
तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, तो बॉन्ड टूटेगा तो भैया फ्लोरीन पे -1 आएगा, H पे +1 आएगा, और यही इनके क्या हो गए ऑक्सीडेशन नंबर। अमोनिया का केस अगर हम ले तो अमोनिया में जब आप नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब तीनों बॉन्ड तोड़ेंगे आप तो हर एक हाइड्रोजन पे आएगा +1 और नाइट्रोजन पे -1 कितना हो जाएगा भैया -3। अब ये जो मेथड है इसकी एक लिमिटेशन है कि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होगा। अगर आप 9th 10th या 11th में हैं तो जाहिर सी बात है आपको कुछ लिमिटेड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता होगा, ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर आपको नहीं पता होगा, तो फिर आप कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो यहां पे हमारे पास हेल्प करने को आता है एक जेनेरिक फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट स्पीसीज। अगर वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0, अगर वो कैटायन या एनायन है जैसे मान लीजिए सल्फेट है तो उस पर चार्ज -2 है, या आपके पास मान लीजिए फॉस्फेट है तो उस पर चार्ज -3 है ना। तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके ऑक्सीडेशन नंबर का सम उस स्पीसीज के चार्ज के बराबर आपने पुट करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, NaH सोडियम हाइड्राइड, ये सोडियम और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। अब इसके अंदर मैं आपसे बोलता हूं कि आप हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि अल्कली मेटल जब भी कंबाइन होंगे उनका तो +1 ही होता है हमेशा। तो जो सोडियम है हमारे पास उसका हो गया +1, हाइड्रोजन का हम मान लेते हैं X, तो +1 + X इज इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है 0, तो X कितना आ गया -1, यानी कि आपके पास जो हाइड्रोजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे -1। तो इस फॉर्मूले से हम लोग बड़ी आसानी से बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल पाएंगे बिना उनके स्ट्रक्चर को जाने हुए भी। तो ये फॉर्मूला यूज करने से पहले हमें कुछ एलिमेंट्स के जनरल जो ऑक्सीडेशन नंबर है पता होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मुझे ये नहीं पता होता कि सोडियम का +1 है तो मैं कभी हाइड्रोजन का भी नहीं निकाल पाता। तो अगर मान लीजिए 5 एलिमेंट है कंपाउंड में और आपको किसी एक एलिमेंट का निकालना है तो बाकी 4 के आपको पहले पता होने चाहिए, तभी आप 5वें का निकाल पाओगे। तो किन किन के ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम श्योर हैं, है ना, उन सबको मैं डिस्कस करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले मैंने आपको बताया अल्कली मेटल का आप +1 लेंगे, अल्कलाइन अर्थ मेटल का आप +2 लेंगे, श्योर है, हाँ हमेशा लेंगे आप। उसके बाद आ जाते हैं हम फ्लोरीन के ऊपर, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जब भी किसी के साथ जुड़ेगा इस पे क्या आएगा हमेशा बॉन्ड तोड़ने के बाद माइनस चार्ज, और क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है किसी से भी तो हमेशा इस पे क्या आना है ऑक्सीडेशन नंबर -1। जैसे कि हमने HF में देखा, H और F का बॉन्ड टूटा तो फ्लोरीन पे -1 आया, यानी फ्लोरीन जब भी किसी के साथ जुड़ेगा तो उस पे -1 आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन जब भी मेटल के साथ जुड़ेगा जैसे कि NaH है ना, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव होगा तो हाइड्रोजन पे क्या होगा नेगेटिव, यानी कि मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस पे हमेशा आएगा -1। लेकिन अगर नॉन मेटल के साथ जुड़ता है जैसे कि हमने देखा HF में, H2O में, तो नॉन मेटल जो होते हैं फ्लोरीन, ऑक्सीजन और जनरली जितने भी नॉन मेटल्स हैं लगभग सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज्यादा है, और हाइड्रोजन बनाता है सिंगल बॉन्ड, तो जब भी बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पे क्या आएगा +1। तो हाइड्रोजन के बारे में भी हम श्योर हैं कि अगर वो मेटल के साथ जुड़ेगा तो उस पे -1 रखना है, अगर वो नॉन मेटल के साथ जुड़ेगा तो उस पे +1 रखना है। इसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन, जो कि बहुत सारे कंपाउंड्स में आने वाला है। तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, और फ्लोरीन के बाद ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जब भी इसका बॉन्ड टूटेगा तो ऑब्वियसली 2 बॉन्ड टूटेंगे तो इस पे -2 चार्ज आएगा, जैसे कि वाटर में हमने देखा ऑक्सीजन पे -2 आता है, तो इसका मोस्ट जनरल ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो गया। लेकिन कुछ जगह पे -2 नहीं होगा, जैसे कि अगर ये फ्लोरीन के साथ जुड़ गया, अगर ये फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो इसके ऊपर चार्ज माइनस नहीं प्लस आएगा, जैसे OF2,
इसमें अगर हम बॉन्ड तोड़े तो फ्लोरीन पे माइनस आएंगे तो ऑक्सीजन पे +1 + 1 + 2 आएगा। तो फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो इस पे प्लस आएगा, वरना इस पे -2 आता है। एक और इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है ऑक्सीजन का, और वो है जहां पे पेरोक्साइड लिंकेज होता है। पेरोक्साइड लिंकेज क्या होता है? जहां ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है लेकिन एक बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ही बना रही है, यानी कि एक OO बॉन्ड है और दूसरा किसी दूसरे एलिमेंट के साथ है, जैसे H2O2। अब इसमें अगर हम बॉन्ड तोड़े तो O और H का बॉन्ड टूटने से तो H पे +1 आएगा, ऑक्सीजन पे -1 आएगा। लेकिन जब हम OO का बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्योंकि दोनों सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं तो कोई चार्जेस नहीं आएंगे, यानी कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे हो गया -1। तो ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीडेशन नंबर हो सकते हैं जब वो किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन होता है। पहला है आपके पास मोस्ट जेनेरिक -2। अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ गया तो वहां पे माइनस नहीं प्लस आएगा, तो फ्लोरीन के साथ जुड़ा है तो +2 हो जाएगा, जैसे OF2 में है। अगर पेरोक्साइड लिंकेज है तो वहां पे फिर ऑक्सीजन का -1 हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम श्योर हैं, बाकी के बारे में हम श्योर नहीं है। बाकी किसी भी एलिमेंट को हम लेके चलें तो उसका ऑक्सीजन स्टेट वेरिएबल होता है। जैसे नाइट्रोजन है, उसका ऑक्सीजन नंबर -1 भी होता है, -3 भी होता है, +5 भी होता है, +3 भी होता है, +1 भी होता है, 0 भी होता है। तो फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो आप श्योर है ही नहीं कि आप नाइट्रोजन का क्या रखें। अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्हीं के बारे में हमें श्योरिटी है। इसके अलावा और किसी के बारे में श्योरिटी नहीं है। एक में मिस कर गया फ्लोरीन। तो इन सबको अगर हम लेंगे तो इन्हीं के बारे में हमें श्योरिटी है, बाकियों के बारे में श्योरिटी नहीं। तो अब इनको लेकर के हम चलते हैं और हम निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर कुछ कंपाउंड्स का यूजिंग फॉर्मूला। तो चलिए बच्चों, पहली प्रॉब्लम लेते हैं। नाइट्रिक एसिड जो है उसके अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन का हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका भैया हम मान लेते हैं X। अब नाइट्रोजन को छोड़ के यहाँ पे बाकी बचे 2 एलिमेंट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का हमें पता है एक तो +1 होता है भैया, एक होता है -1, ठीक है। लेकिन -1 तब होता है जब ये मेटल के साथ जुड़ा हो। अब HNO3 में तो मुझे कोई मेटल दिख नहीं रहा, नॉन मेटल नहीं है सारे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या लेंगे, इसका +1। चलिए इसका +1 ले लिया। ऑक्सीजन के हमारे पास मोस्ट कॉमन होता है -2। हाँ, कुछ एक केसेस में -1 भी होता है जहाँ पेरोक्साइड लिंकेज होता है, और कई बार पॉजिटिव भी होता है। लेकिन जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा होता है तो ना तो यहाँ फ्लोरीन है ना, तो प्लस का तो सवाल ही नहीं उठता। और पेरोक्साइड के एक्सेप्शनल केसेस हैं वो हम आपको बताएंगे, है ना। तो जब तक मैं आपको ना बताऊं कि कहाँ कहाँ पेरोक्साइड लिंकेज होता है तब तक आप इसे भी छोड़ दो और मोस्ट कॉमन -2 ही लेके चलो। तो ऑक्सीजन का हमने -2 ले लिया। अब क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू चार्ज। चार्ज यहाँ पे क्या है हमारे पास, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है उसका +1 हो गया, एक नाइट्रोजन है उसका X हो गया, 3 ऑक्सीजन है -2 इज इक्वल टू 0। 0 क्या है यहाँ पे, चार्ज, ठीक है। चार्ज अगर HNO3 पे कुछ होता तो वो रख देते, अभी कोई चार्ज तो है नहीं तो 0 ही रखेंगे हम लोग। तो अब यहाँ इसको सोल्व करें अगर आप, तो X की वैल्यू आ जाएगी भैया +5, यानी कि HNO3 जो है उसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। चलिए अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड में हम निकालते हैं सल्फर का। तो भैया क्योंकि हमें सल्फर का निकालना है तो इसका मान लेंगे X। पिछले केस की तरह यहाँ भी हाइड्रोजन का +1 आने वाला है, क्योंकि सारे बाकी नॉन मेटल ही दिख रहे हैं मुझे, मेटल कोई है नहीं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का +1 ही होगा। ऑक्सीजन का मोस्ट कॉमन -2। अब सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, +1 है 2 हाइड्रोजन का, 1 सल्फर है जिसका कि X है, 4 ऑक्सीजन है जिनके कि -2 हैं,
और चार्ज कितना है H2SO4 पे 0, तो x की वैल्यू यहाँ सोल्व करेंगे तो आ जाएगी +6, यानी कि भैया H2SO4 जो है उसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +6। तीसरी प्रॉब्लम में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेते हैं KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपके पास बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो है रेडॉक्स टाइट्रेशन में बार बार आएगा ये, और उसमें मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हमें बार बार चाहिए होगा, है ना। तो अभी निकाल लेते हैं KMnO4 में हम लोग मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैग्नीज का मान लिया हमने x, क्योंकि इसका निकालना है। अब पोटेशियम अल्कली मेटल है और अल्कली मेटल्स का हमेशा क्या लेते हैं हम लोग +1, ऑक्सीजन का -2 जो कॉमन है वो ले लिया मैंने। अब देखिए एक पोटेशियम है जिसका +1 है, मैग्नीज का x है, 4 ऑक्सीजन है जिनका -2 है, = चार्ज। चार्ज कितना है KMnO4 पे 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई भैया +7, है ना। तो अब ये आपको याद रख लेना है बेटा कि KMnO4 में मैग्नीज का +7 होता है। क्यों? क्योंकि आगे बैलेंसिंग में और टाइट्रेशन में बार बार आएगा ये, तो दोबारा निकालोगे तो समय वेस्ट होगा। ऐसे ही H2SO4, इसमें सल्फर का +6 होता है, HNO3, इसमें नाइट्रोजन का +5 होता है। ये सब आपको याद रखने हैं। अब एक बार हमने निकाल ली है, लेकिन अब इनको मेमोराइज कर लो क्योंकि आगे ये बार बार आएंगे। मैं आपको वही कंपाउंड एक्सरसाइज में करा रहा हूँ जो आगे बैलेंसिंग में बहुत यूज़ होने वाले हैं। तो निकालने के बाद इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर है कृपा करके आप उनको याद भी रख ले, तो आगे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक ऐसा ही और बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और इसमें भी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें बार बार चाहिए होगा। तो चलिए यही निकाल लेते हैं हम लोग। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट में निकालना है क्रोमियम का, तो उसका भैया मान लो x। पोटेशियम अल्कली मेटल है उसका +1 होगा। ऑक्सीजन का जो कॉमन है वो ले लो -2। तो देखिए 2 पोटेशियम हैं, 2 क्रोमियम है हमारे पास जिनका x है, और 7 ऑक्सीजन है जिनका -2 है। चार्ज कितना है पोटेशियम डाइक्रोमेट पे 0, तो x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो आ जाएगी +6, यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का +6 होता है। ये अब याद रखना है आपको, आगे बार बार यूज में आने वाला है। तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने जो है जितने भी कंपाउंड लिए हैं उनमें कोई चार्ज नहीं था, स्पीसीज पे कोई चार्ज नहीं था। अब एक काम करते हैं, ऐसी स्पीसीज लेते हैं जिसमें चार्ज है, जैसे फॉस्फेट आयन -3 चार्ज है, इसमें हम निकालते हैं फॉस्फोरस का। ठीक है, तो फॉस्फेट आयन में निकालेंगे हम लोग फॉस्फोरस का, तो उसका x मान लिया। ऑक्सीजन का कॉमन ले लिया हमने -2, तो देखिए x + 4 × -2 = चार्ज। चार्ज कितना है अभी -3। अभी तक पीछे वाले केसेस में चार्ज 0 था, लेकिन यहाँ पे चार्ज है -3, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपके पास +5, यानी कि फॉस्फेट जो है उसमें जो आपके पास फास्फोरस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है भैया +5 +5। तो स्टूडेंट्स आज हमने काफी आसान सी प्रॉब्लम्स की हैं, ज्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स मैंने नहीं दी क्योंकि पहला दिन था और ऑडियंस बहुत लार्ज लेके चल रहा हूं मैं, 9 से लेके +2 तक। हो सकता है +2 के बच्चे थोड़ा सा बोरिंग फील कर गए हों, लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्सेप्शनल केसेस, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। साथ ही आज जो भी हमने कुछ किया है उसकी एक्सरसाइज आप कर सकें उसके लिए मैं एक डीपीपी दे रहा हूं। ये डीपीपी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। शुरू में इसमें बड़े ही सिंपल क्वेश्चंस हैं जो सीधे फॉर्मूले से हो जाएंगे, बाद में एक्सेप्शनल केसेस हैं, जितने भी एक्सेप्शनल केसेस ऑक्सीडेशन नंबर के बन सकते हैं वो सभी हैं, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जब आप आए और जो मेरा टॉपिक है एक्सेप्शनल केसेस इन ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन, उससे आप रिलेट कर पाए। तो अगर आप पहले से डीपीपी कर लेंगे तो उस लेक्चर का आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। तो आई होप आपको बहुत मजा आया होगा आज के लेक्चर में। जो नए यूजर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जैसे ही मैं डालूं तो वो आपको तुरंत मिल जाए।
अगर उसमें डिले हुआ, 2-3 लेक्चर जो है आपके पाइल अप हो गए, तो फिर इतना सारा काम एक साथ आपसे नहीं होगा। तो प्लीज नए यूजर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका रूटीन बना रहे, चीजें आप जो है निरंतर सीखते जाएं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए,